गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स में अपन चैप्टर नंबर 1 स्थिर विद्युत का अध्ययन कर रहे थे। इस चैप्टर में कल विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव जो है सम विद्युत क्षेत्र में उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ जो अगला टॉपिक है वो है अपने पास समवैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, यानी एक तरह से बलाघूर्ण का सूत्र क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करें, ये अपने पास एक समविद्युत क्षेत्र हो गया और ये जो समविद्युत क्षेत्र है इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई वेक्टर है। इसमें ये एक द्विध्रुव रखा हुआ है। द्विध्रुव का जो ए बिंदु है यहां पर इसका -q आवेश है और ये जो बी बिंदु है इस पर द्विध्रुव का क्या है, +q आवेश विद्यमान है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, d है। यहां देखें द्विध्रुव आघूर्ण तो उसकी दिशा -q से +q की तरफ होगी, यानी इस दिशा में क्या होगा, अपने पास p वेक्टर होगा और p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का जो कोण होगा ये अपने पास e वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस कंडीशन में विद्युत जो बल होगा वो द्विध्रुव के +q आवेश पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में कार्य करेगा। इसको लिखा अपन ने F वेक्टर बराबर QE वेक्टर, और यहां पर जो विद्युत बल है हुआ द्विध्रुव के -q आवेश पर वो क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत कार्य करेगा। इसको लिखेंगे F वेक्टर बराबर -q और क्या हो जाएगा, E वेक्टर। इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव पर दो विद्युत बल यानी +q आवेश पर F वेक्टर बराबर QE वेक्टर और -q आवेश पर -q और E वेक्टर क्या होंगे, प्रभावी होंगे। इन दोनों बलों के प्रभाव में जो द्विध्रुव होगा वो यहां पर इस तरह से घूमने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जब द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव सम विद्युत क्षेत्र में घूमेगा तो यहां पर एक बलाघूर्ण क्या होगा, उत्पन्न होगा। उस बलाघूर्ण का यदि अपने को सूत्र ज्ञात करना है तो यहां से द्विध्रुव पर प्रभावी बलाघूर्ण निकालें तो बलाघूर्ण का सिंबल क्या होगा, टॉर्क होगा, और बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां पर बल का केवल परिमाण लेना है और इनटू जो बल यहां पर दोनों लग रहे हैं तो बलों के बीच लंबवत दूरी लेनी है। बल के परिमाण की यदि बात करें तो बल का परिमाण अपने पास क्या होगा, QE होगा, और बलों के बीच लंबवत दूरी यदि ज्ञात करनी है तो यहां से इस बल की क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाया और यहां से एक लंब डाल दिया। ये लंब यहां M बिंदु पर काटेगा, ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, यहां पर थीटा होगा। तो यहां जो लंबवत दूरी होगी दोनों बलों के बीच वो कौन सी हो जाएगी, BM हो जाएगी। ये बल इधर की तरफ है, ये बल इधर की तरफ है, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, BM हो जाएगी। तो यहां से बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर बल कौन सा है, अपने पास QE है, और बलों के बीच की लंबवत दूरी की यदि अपन बात करें तो लंबवत दूरी यहां कौन सी हो जाएगी, BM हो जाएगी। तो लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, यहां पर BM हो जाएगी। अब BM का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो BM का मान ज्ञात करने का जो तरीका है, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AM और क्या है, B। तो यहां पर चित्र से समकोण त्रिभुज AMB में ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार का है। ये बिंदु A है, ये M है, ये B है, ये कोण क्या है, थीटा है, और यहां से देखें तो ये वाली दूरी क्या है, अपने पास D है। ये कोण कितना है, यहां पर 90 है। इसका मतलब थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाएगी, यहां पर लंब कहलाएगी। 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो यहां से यदि अपने को BM निकालना है तो BM का मतलब क्या निकालना है, लंब ज्ञात करना है। तो यहां से अपन लिखें लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण जो होगा वो बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा।
लंब क्या है, bm है, कर्ण का मान कितना है, स्मॉल d है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यदि इस चीज को ज्ञात करें तो यहां से bm की जो वैल्यू आएगी वो bm की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, d और क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी। bm का ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, इसको समीकरण 1 कहें, इसको समीकरण क्या कहें, 2 कहें। तो यहां पर समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 और 2 की यदि अपन बात करें तो समीकरण 1 और 2 से कंडीशंस क्या हो जाएगी कि यहां पर जो कंडीशन है अपने पास वो आएगी टॉर्क बराबर QE, और ये आ जाएगा bm की जगह d और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद यदि इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, टॉर्क बराबर QD और ये क्या हो जाएगा, E साइन थीटा। QD यहां पर क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, जिसको P वेक्टर के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, या P के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो चूंकि QD बराबर क्या होगा, P होगा, तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, PE और क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आ गया अपने पास टॉर्क। टॉर्क क्या हो गया, बलाघूर्ण, यानी बलाघूर्ण का एक सूत्र आएगा PE और क्या आएगा, साइन थीटा। P यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा यहां पर P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का क्या है, कोण है। तो यहां से इसको अपन सदिश रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, P वेक्टर व E वेक्टर के बीच कोण थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं टॉर्क वेक्टर बराबर P क्रॉस ऑफ क्या हो जाएगा, E। यहां जो बलाघूर्ण होगा, इस बलाघूर्ण की दिशा P वेक्टर और E वेक्टर के तल के लंबवत होगी, जिसको दाहिने हाथ के नियम से व्यक्त करेंगे। जैसे ये P वेक्टर को व्यक्त कर रहा है, ये क्या कर रहा है, E वेक्टर को व्यक्त कर रहा है, तो P वेक्टर E वेक्टर इनके बीच का कोण ये वाला कितना है, थीटा है। तो इनके लंबवत जो अंगूठा होगा अंदर की तरफ, वो अंदर की तरफ अंगूठा यहाँ पर बलाघूर्ण को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो ये अपने पास आ गया बलाघूर्ण का एक मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसमें 2 स्थितियां संभव होगी। एक तो क्या है कि P वेक्टर E वेक्टर दोनों समान दिशा में होंगे, और एक बार होगा P वेक्टर E वेक्टर परस्पर कैसे होंगे, लंबवत दिशा में होंगे। उनको पढ़ने से पहले एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लें। एक सम विद्युत क्षेत्र है जिनको इन रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है, और ये सम विद्युत क्षेत्र क्या है, अपने पास E वेक्टर है। तो सम विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव लिया, जिसके A बिंदु पर -q आवेश है और B बिंदु पर कौन सा है, +q आवेश है। ये विद्युत द्विध्रुव इस सम विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या है, उपस्थित है। जब ये विद्युत द्विध्रुव सम विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर उपस्थित है, तो उस कंडीशन में द्विध्रुव के B बिंदु पर उपस्थित +q आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, QE वेक्टर होगा, और साथ में द्विध्रुव के A बिंदु पर उपस्थित -q आवेश पर लगने वाला बल F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, -QE वेक्टर हो जाएगा। अब ये दोनों बल जो हैं, इन दोनों बलों के प्रभाव में जो विद्युत द्विध्रुव होगा वो सम विद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, घूमने का प्रयास करेगा, घूमेगा। और जब विद्युत द्विध्रुव सम विद्युत क्षेत्र में घूमेगा तो घूमने पर यहां पर क्या होगा, एक बलाघूर्ण क्या होगा, उत्पन्न होगा। उस बलाघूर्ण का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए विद्युत द्विध्रुव पर प्रभावी बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण का सूत्र होता है टॉर्क के द्वारा, तो इसका सिंबल है या संकेत है, और साथ में इसका जो सूत्र होगा वो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा बलों के बीच की क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी। अब यहां पर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यदि ज्ञात करनी है, दोबारा चित्र पर पहुंचे, चित्र पर जाएंगे तो क्या होगा, यहां से जो B बिंदु है इस पर लगने वाला बल इस तरफ और A बिंदु पर लगने वाला बल इस तरफ है। इस बल की क्रिया रेखा को अपन ने पीछे तक बढ़ा दिया, और पीछे तक बढ़ाने के बाद B बिंदु से इस पर एक लंब डाल दिया। वो लंब क्या कहलाएगा, BM कहलाएगा। यानी दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी हो जाएगी वो दूरी कौन सी हो जाएगी, अपने पास BM हो जाएगी। तो यहां से टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, QE, और यहां क्या आ जाएगा, BM। इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे अपन, 1 कह देंगे। इसके बाद इस चित्र पर जाएं तो चित्र में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AM और B, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में D तो क्या होगा, कर्ण होगा, और BM क्या होगा, लंब होगा। तो लंब यानी ज्ञात करना है, और कर्ण दे रखा है, तो उस केस में लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। और लंब बटा कर्ण यदि साइन थीटा होगा तो यहां से BM/D बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस केस में यदि BM का मान निकाला तो BM बराबर क्या आ जाएगा, D साइन थीटा आ जाएगा। यानी यहां से BM की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास D और क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी। इसके बाद समीकरण 1 और 2 की यदि बात करें तो समीकरण 1, 2 से टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, QE D और क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यानी यहां से टॉर्क की वैल्यू QE D साइन थीटा, QD को एक साथ लिख दिया तो QD क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो लास्ट फॉर्म अपनी आ जाएगी टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, PE और क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा।
अब यहां से देख रहे हैं कि P वेक्टर की डायरेक्शन तो है इस तरफ, E वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। दोनों सदिश राशियां हैं, तो P वेक्टर E वेक्टर हैं, दोनों सदिश राशियां हैं और दोनों के बीच बनने वाला कोण यदि थीटा है तो इस केस में इस बलाघूर्ण टॉर्क को एक वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, यहां पर टॉर्क वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस ऑफ क्या हो जाएगा, E वेक्टर। तो ये बलाघूर्ण का सदिश रूप का एक फॉर्म आ चुका है। इसके बाद अपन क्या करेंगे कि बलाघूर्ण जो है इसमें दो केस संभव होंगे। पहला केस तो क्या होगा जब थीटा का मान 0 हो, और दूसरा केस क्या होगा जब थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से बलाघूर्ण की जो दो स्थितियां हैं, जब विद्युत द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र की दिशा में हो और जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के कैसा हो, लंबवत हो। तो यहां पर केस फर्स्ट की यदि अपन बात करें, केस फर्स्ट में P वेक्टर समानांतर क्या होगा, E वेक्टर, ठीक है, यानी ये अपने पास क्या हो गया, E वेक्टर हो गया, ये हो गया अपने पास क्या चीज, E वेक्टर। अब इसमें विद्युत द्विध्रुव को यदि रखा जाए तो यहां पर ये एक द्विध्रुव रख दिया, ये इसका माइनस क्यू आवेश, ये इसका प्लस क्यू आवेश, ये इसके बीच की दूरी क्या होगी, D, ठीक है। तो यहां पर P वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, P वेक्टर की। दोनों समान दिशा में हैं, दोनों किस दिशा में है, समान दिशा में है, यानी इनके बीच का कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 0। P वेक्टर व E वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री होगा। और जब इनके बीच का कोण 0 होगा तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, टॉर्क बराबर PE और क्या है, साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर PE और साइन 0 या टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में कोई बलाघूर्ण यहां पर प्रभावी नहीं होगा। केस सेकंड की यदि अपन बात करें तो यहां पर केस सेकंड लें, जब P वेक्टर लंबवत किसके है, अपने पास E वेक्टर के है, यानी बलाघूर्ण जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है। यानी यहां पर ये डायग्राम बनेगा, ये अपने पास क्या हो गया, E वेक्टर की रेखाएं हो गई, तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। और ये यदि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है तो इसके बाद की जो कंडीशंस होगी वो कंडीशंस अपने पास ये वाली है, ये द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश है, ये द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश है, और ये दूरी क्या हो गई अपने पास, D हो गई। यानी यहां पर P वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा। तो यहां ये कह सकते हैं कि P वेक्टर व E वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। और थीटा यदि 90 है तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, चूंकि टॉर्क बराबर PE साइन थीटा या टॉर्क बराबर PE और साइन क्या हो जाएगा, 90, और साइन 90 का मान 1 होगा, तो टॉर्क बराबर क्या आएगा, PE। ये कंडीशंस यहां पर क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये केस फर्स्ट है जहां पर P वेक्टर E वेक्टर दोनों समान दिशा में या समानांतर हैं, और ये केस सेकंड है जहां पर P वेक्टर और E वेक्टर दोनों परस्पर एक दूसरे कैसे हैं, लंबवत हैं। तो इस तरह से बलाघूर्ण के दो सूत्र अपन ने प्राप्त कर लिए, एक सम दिशा में और एक लंबवत दिशा में। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाओं की अपन बात करें तो कंडीशंस क्या होगी वो देखें, परिभाषा क्या होगी। पहले तो ये देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या दूसरा नाम इनका हो सकता है वैद्युत बल रेखाएं। इन रेखाओं की यदि अपन बात करते हैं, यानी विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, तो सबसे पहले तो अपन ने एक स्थिर आवेश लिया, स्थिर और बिंदुवत आवेश। इस स्थिर बिंदुवत आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को जब अपन लाते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर एक बल प्रभावी होता है, और उस पर लगने वाले बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र, पृथक्कृत और काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है। यानी इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें जैसे अपन ने परीक्षण आवेश को यहां रखा तो इस पर लगने वाला बल इस तरफ होगा, परीक्षण आवेश को यहां रखा तो लगने वाला बल इस तरफ होगा।
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव में, यानी यहां पर एक एफ वेक्टर कार्य करेगा, यहां भी क्या होगा, एक एफ वेक्टर कार्य करेगा, और लगने वाले बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र पृथक्कृत काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है। और इस परीक्षण आवेश का जो स्वतंत्र पृथक्कृत काल्पनिक पथ होता है, उस पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहा जाएगा। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी स्थिर बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव में वो परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र पृथक्कृत काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है। और परीक्षण आवेश का जो स्वतंत्र पृथक्कृत काल्पनिक पथ होगा, उस पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना जाएगा। या एक डेफिनेशन यूं भी लिख सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव में वो एक स्वतंत्र काल्पनिक पथ पर क्या करेगा, गति करेगा, और उसके इस काल्पनिक पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा की जो डेफिनेशन है वो किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र काल्पनिक पथ पर गति करता है, उसके स्वतंत्र काल्पनिक पथ को ही क्या कहेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्या कहा जाएगा, बल रेखा कहा जाएगा। इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म हैं। गुणधर्मों की यदि अपन बात करें तो गुणधर्म में जो पहला गुणधर्म होगा, यहां पर है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। पहला गुणधर्म, कोई भी स्थिर बिंदुवत आवेश है और वो धनात्मक आवेश है, तो उससे अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। यानी एक स्थिर बिंदुवत कैसा है, धनात्मक आवेश है, तो इससे अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर निकलेगी। ये स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश से निकलने वाली अनंत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाएगा। इसी प्रकार ये कह सकते हैं कि यदि कोई स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश है तो उसमें अनंत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ क्या करेगी, प्रवेश करेगी। ये अंदर की तरफ प्रवेश करने वाली क्या हो गई, अनंत क्षेत्र रेखाएं हो गई। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया कि कोई भी स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है तो उससे अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। इसी में जो दूसरा भी जोड़ सकते हैं कि कोई भी स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश है तो इसमें अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो पहला गुणधर्म हो गया वो क्या हो गया कि एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश से अनंत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी और एक स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश में अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी, प्रवेश करेगी। इसके बाद दूसरे गुणधर्म की यदि अपन बात करें तो दूसरा जो गुणधर्म है वो गुणधर्म क्या होगा कि एक स्थिर बिंदुवत अपने पास क्या है, धनात्मक आवेश है, और इससे कुछ दूरी पर एक स्थिर बिंदुवत क्या रख दिया, ऋणात्मक आवेश रख दिया। तो यहां पर जो क्षेत्र रेखाएं हैं, एक स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक और दूसरा स्थिर बिंदुवत कैसा है, धनात्मक आवेश है। यहां जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऋणात्मक आवेश से निकलकर धनात्मक आवेश में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। ये कंडीशन होगी। कंडीशन वही है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिशीय रेखाएं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो ये रेखाएं यहां पर इस प्रकार से रहेगी, धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक में प्रवेश। ये धनात्मक है और ये कौन सा अपने पास, ऋणात्मक आवेश है। तो यहां से तो क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, और यहां पर क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, प्रवेश करेगी। ये कंडीशन होगी। तो दूसरा गुणधर्म क्या हो गया कि यदि अपने पास एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है और उससे कुछ दूरी पर दूसरा स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है, तो क्षेत्र रेखाएं परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो ये इसका दूसरा गुणधर्म है। यानी एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश और एक स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर यदि विद्यमान हैं तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश से निकलकर स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ये इसका क्या हो गया, दूसरा गुणधर्म हो गया। तीसरे गुणधर्म की यदि अपन बात करें तो तीसरे गुणधर्म में क्या होगा, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, जैसे ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ये माइनस क्यू आवेश हो गया, यहां पर यह है स्थिति। तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचें।
इस बिंदु पर लें या इस बिंदु पर लें, उस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसकी दिशा जो होगी प्लस से माइनस की तरफ होगी, और वो दिशा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, दर्शाएगी। तो तीसरा गुणधर्म क्या हो गया कि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु पर यदि अपन एक स्पर्श रेखा खींचें तो उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, दर्शाएगी। ठीक है, यानी किसी भी एक विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु को लें और उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचें तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करेगी, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को उस बिंदु पर दर्शाएगी, यानी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। चौथा गुणधर्म है आवेश के आसपास का क्षेत्र। जहां क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, सघन होती हैं, और आवेश से दूर वाला क्षेत्र जहां पर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, विरल होती हैं। ठीक है, तो चौथा गुणधर्म हो जाएगा अपने पास आवेश के पास क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, सघन, और आवेश से दूर क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी, विरल। सघन का मतलब क्या हो गया, पास पास, और विरल का मतलब क्या हो गया, दूर दूर। तो आवेश के आसपास का जो क्षेत्र है जहां क्षेत्र रेखाएं कैसी है, सघन है, वो एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएगी, और आवेश से दूर वाला भाग जहां क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, विरल हैं या दूर दूर हैं, तो वो एक दुर्बल विद्युत क्षेत्र को क्या करती है, व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा की यदि अपन बात करें तो एक खुले वक्र का निर्माण करती है, यानी धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में ही प्रवेश करेगी। दोबारा इनका ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश में आना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो पांचवा गुणधर्म क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं, यानी ये रेखाएं एक धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में तो चली जाएंगी, लेकिन दोबारा इनका ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर आना संभव नहीं होगा। तो इन रेखाओं द्वारा बनने वाला जो वक्र होगा वो वक्र कैसा होगा, एक खुला वक्र होगा। इसके बाद छठा पॉइंट है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखा की यदि बात करें तो एक बिंदुवत आवेश से प्राप्त होने वाली दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी किसी एक आवेश से प्राप्त दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो छठा गुणधर्म क्या हो गया, एक स्थिर बिंदुवत आवेश लिया, उससे अनंत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी, लेकिन दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी क्रॉसित नहीं करेगी या कभी नहीं काटेगी। यदि वो काट दें तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त हो जाएगी, जो कि असंभव है। यानी एक स्थिर बिंदु आवेश से केवल एक बिंदु पर एक ही क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्राप्त होगी, और काट देंगी तो काटने पर क्या होगा, वहां पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि क्या होगा, असंभव होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र के रूप में होती है। ठीक है, यानी क्षेत्र रेखा क्या होगी, सतत वक्र के रूप में ही रहेगी। जैसे एक स्थिर बिंदुवत आवेश लिया, इससे कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त हुई, बीच में से टूटकर इसका दोबारा प्रारंभ होना संभव नहीं है, यानी ये कंडीशन नहीं होगी कि यहां तक है और फिर दोबारा प्रारंभ हो जाए। ये कंटिन्यू वक्र के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है, सतत वक्र के रूप में ही क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा अपन सम और असम विद्युत क्षेत्र को भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो आठवां पॉइंट है, इसके द्वारा सम व असम विद्युत क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखें ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ये परिमाण और दिशा दोनों समान है तो सम विद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर परिमाण समान है लेकिन दिशा कैसी है, अलग है, तो असम विद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर परिमाण अलग अलग हैं, दिशाएं कैसी हैं, समान हैं, तो ये भी कैसा होगा, असम विद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर परिमाण भी अलग है और दिशा भी कैसी है, अलग है, तो ये भी कैसा होगा, असम विद्युत क्षेत्र होगा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा सम और असम दोनों प्रकार के विद्युत क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं, अपन दर्शा सकते हैं।
यदि यहां पर परिमाण दिशा दोनों समान है, परिमाण का मतलब इनकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों क्या है, एक समान है, तो ये यहां पर सम विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। और यहां पर परिमाण तो समान है, दिशा कैसी है, अलग अलग है। यहां पर परिमाण अलग अलग है, दिशा कैसी है, समान है। यहां पर परिमाण दिशा दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये तीनों के तीनों जो कर्व हैं, ये तीनों के तीनों असम विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा सम और असम विद्युत क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं, अपन दर्शा सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका नवा, वो क्या होगा कि यहां पर दो समान प्रकृति के आवेश लें। दो समान प्रकृति के आवेश का मतलब एक आवेश अपन ने क्या लिया, प्लस क्यू लिया, और दूसरा इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश क्या ले लिया, अपन ने प्लस क्यू ले लिया। तो इन दोनों आवेश का परिमाण अलग अलग हो सकता है, आवेश समान प्रकृति के होने चाहिए। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा पर एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसकी क्षेत्र रेखा यहां पर ये प्राप्त होगी, इसकी क्षेत्र रेखा यहां पर ये प्राप्त हो गई, प्लस से बाहर निकल रही तो ये बाहर निकाल दिया, प्लस से बाहर निकलेगी तो बाहर निकाल दिया। लेकिन इनको मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी, और यदि उस बिंदु पर अपन किसी परीक्षण आवेश को भी रख देंगे तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार का जो बिंदु है, इस बिंदु को यहां पर क्या कहा जाएगा, उदासीन बिंदु के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी दो समान प्रकृति के आवेश हैं, उनका परिमाण समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में या उस पर रेखा पर एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जहां पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी। यदि उस बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को अपन रख देंगे तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बिंदु यहां पर प्राप्त होगा, इस बिंदु को क्या कहेंगे अपन, उदासीन बिंदु के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये बिंदु कौन सा कहलाएगा, उदासीन बिंदु कहलाएगा। तो ये हो गया अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणधर्म हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज है विद्युत क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती भी है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र पृथक्कृत काल्पनिक पथ पर जो गति करेगा, तो उसके उस काल्पनिक पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहा जाएगा। इसके गुणधर्मों की यदि बात करें तो पहला गुणधर्म क्या है कि एक स्थिर बिंदु धनात्मक आवेश से अनंत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, एक स्थिर बिंदु ऋणात्मक आवेश में अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, प्रवेश करेगी। दूसरा गुणधर्म क्या है कि एक स्थिर बिंदु धनात्मक आवेश और उससे कुछ दूरी पर दूसरा स्थिर बिंदु ऋणात्मक आवेश रख दें तो क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में क्या करती है, प्रवेश करती हैं। तीसरा गुणधर्म, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, दर्शाएगी। चौथा गुणधर्म, आवेश के पास वाला जो भाग होगा वहां क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, पास पास होगी, तो वह एक प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगी। जबकि आवेश से दूर वाला भाग है तो वहां क्षेत्र रेखाएं विरल होगी या दूर दूर होगी, तो वो एक दुर्बल विद्युत क्षेत्र को क्या करेगी, दर्शाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं, यानी वो धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में तो प्रवेश कर जाएगी, लेकिन उनका दोबारा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ आना संभव नहीं होगा। तो यहां बनने वाले वक्र कैसे होंगे, खुले वक्र होंगे। एक आवेश से प्राप्त होने वाली दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती या क्रॉसित नहीं करती। यदि वो काट दें तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी, और एक स्थिर बिंदु आवेश से किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाओं का प्राप्त होना संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक सतत वक्र के रूप में होती है। ऐसा नहीं होगा कि कोई क्षेत्र रेखा है बीच में से टूटकर दोबारा प्रारंभ हो जाए, वो संभव नहीं होगा। यानी उसका बीच में से टूटना संभव नहीं होगा, वो लगातार एक सतत वक्र के रूप में क्या होगी, प्राप्त होगी। इसके बाद है सम और असम विद्युत क्षेत्र को भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। सम विद्युत क्षेत्र का मतलब होगा जिसका परिमाण दिशा दोनों समान है, तो वो सम विद्युत क्षेत्र दर्शाएगा। यहां पर परिमाण समान, दिशा अलग है, यहां पर परिमाण समान, दिशा परिमाण अलग अलग, दिशा समान है। यहां पर परिमाण दिशा दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो ये सब कुछ असम विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। इसके बाद दो समान प्रकृति के आवेश लिए उनका परिमाण समान भी हो सकता है, उनका परिमाण कैसा हो सकता है, असमान भी हो सकता है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा पर एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जहां कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी, और उस बिंदु पर यदि किसी परीक्षण आवेश को अपन रख दें तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार के बिंदु को क्या कहा जाएगा, उदासीन बिंदु के नाम से इसको जाना जाएगा। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की यदि बात करें तो एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी निकाय या किसी वस्तु में आवेश के संसूचन की प्रक्रिया को दर्शाया जा सकता है। यानी उस वस्तु पर आवेश आ चुका है, इस चीज को दर्शाने के लिए एक प्रयोग है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसमें कांच का एक पात्र लेंगे,
कांच का जो पात्र है इसका एक हिस्सा संकीर्ण होगा और ये एक निर्वातित कांच का फ्लास्क होगा। तो यहां पर इसके अंदर निर्वात है, पूर्ण रूप से निर्वातित कांच का पात्र। इसके ऊपर यहां एक कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क से गुजरते हुए एक धात्विक छड़ है। इस धात्विक छड़ के साथ दो सोने की पतली पत्तियां क्या है, जुड़ी हुई है। ये एक पत्ती और ये दूसरी पत्ती स्वर्ण पत्तियां हैं। इसके ऊपर एक धात्विक चक्ति लगी हुई है। तो ये क्या हो गई, धात्विक छड़ हो गई। ये क्या हो गई अपने पास, धात्विक चक्ति हो गई। और ये अपने पास जो दोनों हैं ये क्या कहलाएंगी, स्वर्ण पत्तियां कहलाएंगी। और ये हो गया अपने पास कार्क, जिसकी सहायता से इसको पैक किया गया है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आवेश के संसूचन की प्रक्रिया को या किसी वस्तु पर आवेश के आने की प्रक्रिया को दर्शाया जा सकता है। इसमें एक निर्वातित कांच का पात्र लेंगे। उस कांच के पात्र के ऊपरी भाग पर जो खुला हिस्सा होगा वहाँ एक कॉर्क से लगाते हुए एक धात्विक छड़ लटका देंगे। धात्विक छड़ के साथ में तो स्वर्ण पत्तियां क्या होंगी, लटकी हुई होंगी। और धात्विक छड़ के ऊपरी भाग पर एक धात्विक चक्ति क्या है, लगी हुई होगी। अब करना क्या है, सबसे पहले एक आवेशित छड़ जो है उस आवेशित छड़ को लें। तो ये अपने पास एक आवेश से आवेशित छड़ हो गई जिस पर धनात्मक आवेश है। तो ये हो गई यहां पर एक आवेशित छड़। इस आवेशित छड़ को इस धात्विक चक्ति से स्पर्श कराया। तो यहां पर इससे क्या करा दिया, यहां पर इसको सबसे पहले स्पर्श कराया। जैसे ही धात्विक छड़ या आवेशित छड़ इस धात्विक चक्ति से क्या होगी, स्पर्श करेगी, वैसे ही धात्विक चक्ति पर क्या होगा, आवेश आ जाएगा। और धात्विक चक्ति से यह आवेश धात्विक छड़ से होता हुआ सोने की पत्तियों पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और दोनों जो सोने की पत्तियां हैं उन पर जैसे ही आवेश आएगा, वो सोने की पत्तियां जैसे पहले इस स्थिति में थी तो वो प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। पत्तियों का दूर हटना पत्तियों पर आवेश के आने की प्रक्रिया को क्या करेगा, दर्शाएगा, या पत्तियों पर आवेश के संसूचन को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो सबसे पहले क्या किया है, एक आवेशित छड़ ली है और उस आवेशित छड़ को अपन ने धात्विक चक्ति के साथ स्पर्श कराया। आवेशित छड़ से जैसे ही धात्विक चक्ति स्पर्श होगी, आवेशित छड़ से आवेश धात्विक चक्ति पर आ जाएगा और धात्विक चक्ति से यह आवेश इस धात्विक छड़ के माध्यम से सोने की पत्तियों तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। सोने की पत्तियों पर जैसे ही आवेश आएगा, सोने की पत्तियां प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे से क्या होगी, दूर हटेगी। और जब ये पत्तियां एक दूसरे से दूर हटेगी तो उस कंडीशन पर इन पत्तियों पर आवेश के आने का आभास होगा, या आवेश के आने की क्या होगी, प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, या आवेश का क्या हो जाएगा, संसूचन हो जाएगा। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी निकाय या किसी वस्तु पर आवेश का संसूचन होता है, उस पर आवेश के आने की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है, उसे कहेंगे अपन स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इसमें क्या किया है, एक निर्वातित कांच का पात्र लिया है। इस निर्वातित कांच के पात्र के ऊपरी भाग पर एक कॉर्क से गुजरते हुए एक धात्विक छड़ को लटका दिया। धात्विक छड़ के साथ में दो सोने की पतली पत्तियां लटकी हुई है और इसके ऊपरी भाग पर एक धात्विक चक्ति को कस दिया। तो ये तो हो जाएगा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का एक उपकरण। प्रक्रिया क्या होगी इसके अंदर, उस प्रक्रिया की यदि अपन बात करें तो यहां पर क्या किया जाएगा, एक आवेशित छड़ को धात्विक चक्ति से स्पर्श कराएंगे। जैसे ही आवेशित छड़ धात्विक चक्ति को स्पर्श करेगी तो आवेशित छड़ से धात्विक चक्ति में आवेश धात्विक छड़ से होता हुआ सीधा सोने की पत्तियों तक पहुंच जाएगा। और सोने की पत्तियों पर जैसे ही आवेश आएगा, वो पत्तियां प्रतिकर्षित होकर एक दूसरे से क्या होगी, दूर हटेगी, यानी यहाँ पर आवेश के संसूचन को क्या करेगी, वो दर्शाएगी। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है स्थिर विद्युत की। इसमें जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं, सबसे पहले स्थिर विद्युत की परिभाषा को पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने इसमें पढ़ा था विलगित या उदासीन निकाय। उसके बाद इसमें जो अपन ने देखा था वो था अपने पास घर्षण विद्युत। फिर आवेश पढ़ा था। आवेश को पढ़ने के बाद यहाँ पर आवेश के सामान्य और मूलभूत गुणधर्मों को पढ़ा है। उसके बाद है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम्बियन नियतांक के पढ़ा है। कूलाम्बियन नियतांक के का मान, मात्रक और विमाएं देखी हैं।
उसके बाद वैद्युतशीलता को पढ़ा है, वैद्युतशीलता के बाद परावैद्युता या आपेक्षिक वैद्युतशीलता को देखा है, उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें पढ़ा है, अध्यारोपण के सिद्धांत का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी ज्ञात किया है। उसके बाद अपन ने इसमें विद्युत विद्रुह आघूर्ण और आदर्श विद्युत विद्रुह और विद्युत विद्रुह के कारण उसकी अक्ष पर और उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्रुह पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र ज्ञात किया है। फिर अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उसके गुणधर्म पढ़े हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ा है वो है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। आवेश के मात्रक के बारे में यदि देखें तो मात्रक और देख लेते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी आवेश जो है वो तो होता है किसी भी निकाय या वस्तु के द्वारा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का जो उत्पन्न होना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उस गुणधर्म को क्या कहा जाएगा, आवेश कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश के मात्रक की यदि बात करें तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई जो मात्रक है वो एसआई मात्रक तो क्या होगा, अपने पास कूलाम होगा, जिसको अपन कैपिटल सी के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होगा, तो यहां से इसका सीजीएस मात्रक देखें आवेश का, तो सीजीएस मात्रक यहां पर वैद्युत क्षेत्र के लिए एक अलग मात्रक होगा और चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक अलग मात्रक होगा। वैद्युत क्षेत्र में जो इसका मात्रक होता है उसको अपन EMU या शॉर्ट में इसको AMU और पूरा नाम होगा इसका इलेक्ट्रो ESU इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट कह सकते हैं, या FR इसको फ्रैंकलिन कह सकते हैं, या हिंदी नाम इसका होगा स्टेट कूलाम। विद्युत क्षेत्र में सीजीएस मात्रक ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फ्रैंकलिन, FR या स्टेट कूलाम होगा। यदि इसके एसआई मात्रक यानी कूलाम और इनमें संबंध देखें तो एक कूलाम में 3 × 10⁹ और क्या होते हैं, ESU होते हैं। ये आवेश का एसआई या एमकेएस मात्रक है, यह आवेश का सीजीएस मात्रक है। इसको फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, स्टेट कूलाम भी लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जिसका मात्रक होता है वो मात्रक होता है EMU, इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के नाम से इसको जाना जाएगा, या इसको अपन एब कूलाम भी कहते हैं। यहां से यदि अपन एक EMU की बात करें तो एक EMU में 1/10 कूलाम होते हैं, ये इसमें रिलेशन होगा, यानी एक EMU बराबर क्या होगा, 1/10 कूलाम होगा। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र के लिए आवेश का क्या होगा, सीजीएस मात्रक कहलाएगा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन या ESU या स्टेट कूलाम होता है, जबकि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और एक फैराडे जो होगा, उस एक फैराडे में अपने पास 96,500 क्या होंगे, कूलाम होंगे। तो एक फैराडे के अंतर्गत कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं। तो इस तरह से आवेश के जो मात्रक हैं, उन आवेश के मात्रकों की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो आवेश का मात्रक होगा वो एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक तो क्या होगा, कूलाम होगा, जिसको कैपिटल सी के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद सीजीएस मात्रक विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा, यहाँ पर ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिख सकते हैं, या फ्रैंकलिन लिख सकते हैं, या स्टेट कूलाम लिख सकते हैं। एक कूलाम में 3 × 10⁹ क्या होंगे, स्टेट कूलाम या ESU या फ्रैंकलिन होंगे। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो आवेश का मात्रक होता है वो आवेश का मात्रक क्या होता है, EMU होता है। और EMU जो आवेश का मात्रक है तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के नाम से जाना जाता है, या इसको एब कूलाम भी कहते हैं। एक EMU में 1/10 क्या होते हैं, कूलाम होते हैं। इसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यदि देखें तो फैराडे होता है, और एक फैराडे में 96,000 क्या होते हैं, 500 कूलाम होते हैं। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होगा वो सबसे छोटा मात्रक कौन सा होगा, अपने पास फ्रैंकलिन या ESU या क्या होगा, स्टेट कूलाम होगा। इस तरह से ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें किताब के पीछे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना, और यदि उनमें कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। इसके बाद